और बाड़मेर जिले की रूमा देवी दुनिया भर में राजस्थान का नाम रोशन कर रही हैं। एनडीटीवी राजस्थान के इमर्जिंग बिजनेस कॉन्क्लेव में शिरकत करके उन्होंने महिला सशक्तिकरण और अपने जीवन में उतार चढ़ाव पर बात की। उन्होंने बालिका शिक्षा से लेकर महिला सशक्तिकरण तक हर विषय पर चर्चा की। रूमा देवी भाषा और पहनावे को लेकर अपनी अलग राय रखती हैं। उनका मानना है कि हमारी भाषा, हमारी पहनावा ही ठीक है। हमें अपनी भाषा को ही मान्यता देनी चाहिए जो स्वतः लोगों को समझकर आ जाएगा। देखिए, बाड़मेर के एक छोटे से गांव में इन्होंने जन्म लिया। 8वीं क्लास के बाद उनको स्कूल छोड़ना पड़ा, लेकिन आज उनको हार्वर्ड में बुलाया गया है। वहाँ पर उन्होंने लेक्चर्स दिया है, यूके के हाई कमिश्नर से मिली हैं, फैशन आइकॉन हैं और बहुत सारी महिलाओं की ज़िंदगी में वो बदलाव लाई हैं। बहुत खुशी है मेरे को पर्सनली भी कि मैं रूमा देवी को इस मंच पर वेलकम कर रही हूँ। रूमा देवी, आपने जो कुछ किया है अपनी जीवन में, क्योंकि मैं आपको कई बार इस तरह से फॉर्मल रूप से मिली हूँ, लेकिन मैंने आपके अपने जीवन के बारे में मैंने कहीं कुछ नहीं पूछा। तो किस परिस्थितियों में आपका जन्म हुआ, थोड़ा वो बताइए। और कितनी मुश्किलों के बाद, जैसे आपने कहा कि 8th क्लास से आपको ड्रॉप आउट करना पड़ा था, क्या क्या चुनौती आई आपके जीवन में, क्योंकि आप हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन हैं। सबसे पहले तो एनडीटीवी का बहुत बहुत धन्यवाद, और ख़ास करके हर्षा जी का, जो आज से लगभग 3 साल पहले अपनी मुलाकात हुई थी और आज सेकंड टाइम है। आप सभी को नमस्कार, राम राम। वैसे मेरा जन्म 1988 में बाड़मेर के रावसर गांव में हुआ था। मैं जब 4 साल की थी तब मेरे मदर की डेथ हो गई थी, पिताजी की दूसरी शादी हो गई, घर की जिम्मेदारियां मेरे ऊपर आ गई। तो ऐसी स्थिति में मेरी 8वीं में स्कूल छूट गई, मैं आगे पढ़ाई नहीं कर पाई। घर के कामों के साथ साथ में मेरे पास में बैलगाड़ी होती थी, तो पानी की बहुत दिक्कत थी बाड़मेर में, तो मैं पानी लाने का भी काम करती थी। ऐसे में हर घर में कसीदाकारी का काम होता था और मेरी दादी भी घर में कसीदाकारी का काम करती थी। तो जब भी मुझे टाइम मिलता मैं दादी के साथ में बैठ के कसीदाकारी का काम ज़रूर सीखती थी। जब मैं 16 साल की हुई तो मेरी शादी हो गई। शादी के बाद भी घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, क्योंकि मेरी 8वीं में स्कूल छूट गई थी और मेरे हस्बैंड की 5वीं में। तो कोई हमारे पास में स्थायी रोजगार नहीं था जिससे हमारा घर चल सके। जैसे तैसे करके घर चल रहा था, लेकिन शादी के 1.5 साल बाद में जब मेरा बेबी हुआ और उसको सांस लेने में प्रॉब्लम थी, अच्छे हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत थी, उसको अच्छी मेडिसिन की ज़रूरत थी, लेकिन वो मैं नहीं दिला पाई, उसको नहीं बचा पाई। उस समय बिल्कुल पूरी तरीके से मैं टूट चुकी थी। मैंने कहा मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी है। बचपन में माँ को खो दिया, फिर बच्चे को, तो ऐसे कई नेगेटिव विचार आ रहे थे कि मैं ज़िंदगी ही ख़त्म कर लूँ। लेकिन फिर सोचा ऐसी ज़िंदगी से हार मानने से अच्छा है मैं कुछ ऐसा काम करूं जिससे मेरा घर भी चले और मेरा मन भी लगे। तो यही सोच के 2008 में मैंने सुई धागा हाथ में लिया और मेरे काम की शुरुआत की। तो अगर हम महिला समूह की बात करें तो उसमें एक तो चुनौतियां कितनी आती है, क्योंकि जो फाइनेंस का काम है कि उसमें लोन मिलना, सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अब गवर्नमेंट कह रही है कि हम लोन्स दे रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि बुनियादी वहाँ पर कोई सिस्टम को सुधारने की ज़रूरत है? और एक बार जब लोन आ जाता है तो लोन रीपे करना, उसके लिए एक इंटरनेशनल मार्केट की भी ज़रूरत है। तो आपका अनुभव को बताते हुए हमें बताइए कि ये कैसे सफल हो सकता है। बिल्कुल, मैंने एक समूह से ही शुरुआत की थी, क्योंकि मुझे शुरुआत में जब मैंने काम की शुरुआत की तो बहुत दिक्कतें आई, क्योंकि मैंने छोटे छोटे बैग बनाने शुरू किए थे। बैग पे जो एम्ब्रॉयडरी का काम था वो तो सुई धागे से कर लिया, लेकिन जो उसकी स्टिचिंग थी वो मशीन से करनी थी। मशीन मेरे पास थी नहीं और ना मैं खरीदने के लिए सक्षम थी। तो मैंने सोचा मैं अकेली तो नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन अगर हम समूह में और भी बहनें मेरे साथ में आएगी तो हम मिलके कर सकते हैं। तो यही सोच के हमने 10 महिलाओं ने मिलके एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया और 100 रुपये इकट्ठा करके हमने सेकेंड हैंड मशीन खरीदी और वहाँ से हमने काम की शुरुआत की। लेकिन अगर हमारे हाथ में कोई ऐसा काम नहीं है और हम लोन ले लेते हैं तो लोन की किस्त वापस कहाँ से भरेंगे? पहले मेरा मानना ये है कि पहले कोई भी महिलाएं हैं उसके पास में रोजगार का साधन होना चाहिए, ताकि वो लोन लेके उस काम को और बेहतर कर सके
और बेहतर करके वापस वो अपने लोन की किस्त है वो आसानी से चुका सके। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट आपने कैसे कैसे चुना और कैसे ढूंढा, या वो अपने आप आया आपके पास? देखिए, जब मैंने काम की शुरुआत की तब मुझे सिर्फ मेरी तकलीफें दिख रही थी। जब मैं काम कर रही थी और मेरे पास में 2-3 महिलाएं आके बोलती है कि हम आपको काम करते हुए देखते हैं लेकिन हमें भी काम की जरूरत है। अच्छा। तो मैंने कभी पीछे ये नहीं देखा कि पीछे मेरे पास में काम है या नहीं है। जो मेरे हाथ में होता, मेरे से जो मदद होती मैं उनकी कर देती। बाद में धीरे धीरे लगा कि ये समस्या सिर्फ मेरी अकेली की नहीं है, और बहनों की है, और बहनों के लिए मुझे क्या करना है। ये मैं ग्रामीण विकास चेतना संस्थान के साथ में जुड़ी और हमने मीटिंग में ये तय किया कि जो हमारा यहाँ का हैंडीक्राफ्ट है, जो यहाँ की कला है, इसको और कैसे बेहतर कर सकते हैं जिससे हम और बहनों को साथ में जोड़ सके और ये प्रोडक्ट है हम बाहर तक ले जा सके। तो किसी ने बोला कि आप एग्जीबिशन करिए जिससे आपके प्रोडक्ट है वो हैंड टू हैंड सेल भी हो जाएंगे और आपको पैसे भी मिलेंगे। मैंने कहा एग्जीबिशन होते कहाँ, बाड़मेर में तो कोई खरीदेगा नहीं। तो बोला कि नहीं, जो मेट्रो सिटीज है दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, ऐसी जगह पे हस्तशिल्प के बड़े एग्जीबिशन लगते हैं, वहाँ आप एग्जीबिशन लगाइए। मैंने कहा ये तो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि सबसे पहले तो घर वाले हमें भी नहीं भेजेंगे और हम तो बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक भी नहीं गए हैं, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। फिर दिमाग में आया कि हम कोशिश करते हैं। तो जैसे तैसे करके घर वालों को मनाया और 2010 में हमने फर्स्ट एग्जीबिशन किया था दिल्ली में रफी मार्ग कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। कट्टे में सामान भरा, ट्रेन के लोकल डब्बे में बैठ के दिल्ली पहुंचे। घर वालों ने देवर को साथ में भेजा, ननद को साथ में भेजा कि आप साथ में जाओ, अकेले तो जाना पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा कुछ भी हो हम शुरुआत करते हैं। तो वो एग्जीबिशन हमारा 3 दिन का था। बहुत घबराहट हो रही थी कि हमें तो हिंदी में बात भी नहीं करना आ रहे, कैसे लोगों से बात करेंगे, हम तो सिर्फ मारवाड़ी जानते हैं। तो काफी घबराहट थी। लेकिन जब हम वहाँ पहुंचे और एग्जीबिशन हमारा बूथ लगाया, ज्यादातर हमारे कस्टमर है वो लेडीज होती है और वो समझ गई कि ये गांव से आए हैं, बहुत घबरा रहे हैं। तो उन्होंने बड़े प्यार से बात किया कि बेटा आपने इतने सुंदर प्रोडक्ट है, ये हाथ से बनाई या मशीन से? तो मैंने कहा नहीं, ये हमारा हाथ का काम है। तो वो जो 3 दिन का एग्जीबिशन था उसमें हमारी 10 से 15 हजार रुपए की सेल हो गई और वहां से हमें हिम्मत मिल गई कि अब हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना है, नेक्स्ट एग्जीबिशन की हमें अच्छी तैयारी करनी है। तो वापस आके गांव गांव ढाणी ढाणी जाके महिलाओं को काम के प्रति मोटिवेट करना शुरू किया, क्योंकि इतना इजी नहीं था। आज से 16-17 साल पहले न अच्छी सड़कें थी, न पीने के लिए पानी था। रेत के टिब्बों के बीच में दूर दूर ढाणियों में इस धूप में जाना, और जाने के बाद भी घर वालों के कई तरह के क्वेश्चन होते थे, आप कौन है, कहाँ से आए हैं, पता नहीं आप महिलाओं को क्या सिखा के जाएंगे, कल ये हमारा कहना मानेगी या नहीं मानेगी। तो ऐसे सवाल आते तब हमें लगता कि हम क्यों कर रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं वही ठीक है। लेकिन जब महिलाओं से मुलाकात होती तो लगता काम की जरूरत इनको नहीं, इनको है। तो घर वालों को समझाती कि हम इनको घर बैठे काम देके जाएंगे और काम लेके जाएंगे। ये घर का पूरा काम करके, बच्चों का, पशुपालन का, घर का, खाने पीने का सारा काम करके, जो भी इनको दिन में 2-3 घंटा टाइम मिलेगा उसमें ये काम करके देगी। तो ऐसे करके घर वालों को मनाया। धीरे धीरे कुछ बहनें हमारे साथ में जुड़ी। जब उनके पास में इनकम आनी शुरू हुई तो और बहनें साथ में आना शुरू हुई। इधर हमने प्रोडक्ट में नवाचार करना शुरू किया। पहले हम सिर्फ कुशन कवर, बेड कवर, होम फर्निशिंग के आइटम बना रहे थे, लेकिन हमने सोचा क्यों ना पहनने के लिए कपड़े बनाए ताकि ज्यादा लोग खरीदेंगे। तो अलग अलग जगह से फैब्रिक सोर्स करना शुरू किया, जैसे टसर सिल्क, मूंगा, मटका, चंदेरी, महेश्वरी, ऐसा फैब्रिक लेके हमने साड़ी, कुर्ते, दुपट्टे ये बनाने शुरू किए। जब हम नेक्स्ट एग्जीबिशन में गए तो फिर हमारी 10-15 हजार रुपए की सेल नहीं हुई थी, सोल्ड आउट। 50 हजार भी नहीं, पूरी 11 लाख की सेल की थी। वहां से हमने सोच लिया कि अब हमें इंटरनेशनल एग्जीबिशन करना है जिससे हमारी और बहनों को काम मिलेगा। लेकिन जब हमने पहनने के लिए कपड़े बनाए तो ज्यादा लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि एप्लिक के कपड़े पहने हुए कैसे लगेंगे। तो मैंने कहा ये तो बड़ी दुविधा है, कैसे लोगों को समझाए। तो किसी ने बोला कि आप फैशन शो करिए। मैंने कहा फैशन शो हम क्यों करें, क्योंकि फैशन शो के नाम से ही हमें डर लगता था कि छोटे कपड़े पहनना ऐसा फैशन शो होता है। तो फिर किसी ने बोला कि नहीं आप हेरिटेज फैशन शो कर सकते हैं।
तो फिर हमने भी सोचा कि ट्राई करते हैं, लेकिन एक गांव के आर्टिजन को फैशन शो करने का मौका कहाँ मिलेगा। काफी संघर्ष करने के बाद में राजस्थान जयपुर में ही राजस्थान हेरिटेज वीक हो रहा था, वहां जाके हमने रिक्वेस्ट किया कि हमें फैशन शो करना है। तो उन्होंने बोला कि रोमा जी आप आर्टिजन है, आप कैसे फैशन शो कर पाओगे, यहाँ तो बड़े डिजाइनर्स लोग आ रहे हैं। तो वहाँ मैंने रिक्वेस्ट किया कि हमें एक बार आप मौका दीजिए, हमारी इच्छा है, हमें फैशन शो करना है। तो वहाँ से मौका मिला, लेकिन वास्तव में ये प्रॉब्लम थी कि जो बड़े डिजाइनर्स लोग आ रहे हैं वो अपना कलेक्शन लेके आ रहे हैं, उनके कलेक्शन के साथ में हम हमारा कलेक्शन कैसे बनाएंगे, क्या कलर थीम लेंगे, क्या कॉस्ट्यूम डिजाइन करेंगे। तो हमने सोचा हम और बड़े एनजीओ के से हेल्प मांगते हैं। तो हम गए और हमने बोला कि हमें ये फैशन शो करना है, इसमें हमें आपकी हेल्प चाहिए। तो उन्होंने बोला कि रूमा जी ये आपका लेवल नहीं है, ये डिजाइनरों का काम है, ये जिद आप छोड़ दीजिए, आप जहाँ फील्ड में काम करें वही आपके लिए बेटर है, वो आप करिए। बड़ा दुख हुआ, रोना भी आया। मैंने कहा मदद करने वाला कोई नहीं है, लेकिन ये फैशन शो मैं ज़रूर करूँगी। उस समय ना तो मेरे पास में स्मार्टफोन था, ना कोई यूट्यूब था कि देख के हम डिज़ाइन बना ले, लेकिन मुझे जैसा समझ में आया मैंने कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया, कलर थीम लिया और मेरा कलेक्शन बनाया। मन में बहुत घबराहट थी कि लोगों को पसंद आएगा या नहीं आएगा, लेकिन मैंने कहा मैंने इतनी मेहनत से बनाया है, मुझे पसंद है तो लोगों को ज़रूर आएगा। यही सोच के मैं जयपुर पहुंची और जब प्रोडक्ट रैंप पे आए तो आप मानोगे नहीं, सारी ऑडियंस और वही बड़े डिजाइनर्स सब ने खड़े होकर तालियां बजाई और वही सारे डिजाइनर वापस बाड़मेर पहुंचे और नेक्स्ट शो के लिए अपना कलेक्शन बाड़मेर से बनवाया। जैसे बीबी रसेल, हेमंत त्रिवेदी, अब्राहमन ठाकुर, एलमेंडा, तो ऐसे डिजाइनरों ने बाड़मेर आके अपना कलेक्शन बनाया। और उसके बाद में मैं ट्राइब्स इंडिया की गुडविल एम्बेसडर रही और पूरे इंडिया के जो ट्राइबल आर्टिजन है उनकी कला को प्रमोट करने के लिए हमने अलग अलग स्टेट में फैशन शो ऑर्गेनाइज करवाए और उसके बाद में डिजाइनर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मैंने ही जीता। जी, तो आपका जो अनुभव है, आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में आपने जाके लेक्चर दिया है, विदेश में आप गए हैं, कई लैंग्वेज बैरियर की वजह से कुछ कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आई है या नहीं? ये तो आप, मेरे को लगता है सुपर वुमन है, आप सब कर लेती हैं। मैं आपको एक इंसिडेंट आपके साथ में शेयर करती हूँ। जब मैं जर्मनी गई थी और यहाँ से ट्रांसलेटर को साथ में लेके गई थी, वहाँ मैं एग्जीबिशन में जा रही थी और मेरा बैग था वो ट्रेन में छूट गया। तो हम लोग एक स्टेशन पे उतरे और वहाँ पे पूछा, इधर उधर देखा तो कोई नहीं था, क्योंकि वहाँ तो सारा मशीन से काम होता है। तो एक कोई आए, वो बोले कि आप सेंट्रल पे जाइए, वहाँ आपको मदद मिल सकती है। तो वहाँ हम गए और बात करने की कोशिश किया कि भाई हमारा बैग ट्रेन में छूट गया। तो वो इंग्लिश में बोल रही थी, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आ रहा था। मैंने हिंदी में बोला, मैंने कि मेरा बैग छूट गया है, हमें हेल्प चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि ये अपनी भाषा में बोल रहे हैं तो इनकी हेल्प करनी चाहिए। तो फिर वो इंग्लिश वाले ट्रांसलेटर को लेके आए और आधे घंटे में हमारा बैग हमें मिल गया। उसी दिन मुझे ये एहसास हुआ कि भाषा मायने नहीं रखती है, हमारी जो भाषा है वही हमें हमारे लिए अच्छी है। क्योंकि वो जर्मन भाषा बोलते हैं, वो इंग्लिश को महत्व नहीं देते हैं। हमें सारी भाषाएं सीखनी जरूरी है, जहाँ जरूरत पड़े वो हमारे लिए काम आ सकती है, लेकिन जो हमारी मातृभाषा है वही हमारे लिए बेटर है। तो कभी हमें इसलिए पीछे नहीं रहना है कि हमें ये भाषा नहीं आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। बस एक आखिरी सवाल है, क्योंकि जब भी मैं रूमा देवी को देखती हूँ मैं उनकी तरफ इतनी आकर्षित हो जाती हूँ। उनका जो हमेशा जो ड्रेस है, अलग ड्रेस, अलग अंदाज, बिल्कुल ट्रेडिशनल ड्रेस और कलर कॉम्बिनेशन इतना बढ़िया। तो रूमा जी, आपका जो आप हमेशा खुद जो पोशाक धारण करती हैं, खुद डिज़ाइन करती हैं क्या, और क्या सोच है इसके पीछे कि हमेशा आप ट्रेडिशनल ड्रेस, ट्रेडिशनल ज्वेलरी पहनती हैं? बिल्कुल, हमारी ये पहचान है। क्योंकि जब हम राजस्थान से बाहर होते हैं तो हमें ये नहीं बताना पड़ता है कि हम राजस्थान से। लोग पूछते हैं कि आप राजस्थान से। जब हम इंडिया से बाहर होते हैं तो लोग पूछते हैं आप इंडिया से। हमें हमारी पहचान देने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक बार नोएडा में बहुत बड़ा प्रोग्राम था और मंत्री जी मंच से भाषण दे रहे थे, हजारों की भीड़ थी और मैं पीछे बैठी थी कोने में। उन्होंने बोला कि मैं गर्व से कह सकता हूँ कि एक लेडी है वो राजस्थान से है और जिनके सिर पे पल्लू है। मैंने उसी दिन ठान लिया कि कभी मुझे मेरा पहनावा चेंज नहीं करना है। बहुत बहुत मैं जर्मनी में थी, मेरे बूथ पे बैठी काम कर रही थी। 10 महिलाओं का ग्रुप आया और मेरे पास में आके वो रुक गई। मैंने उनके सामने देखा, उनके आंखों में आंसू थे। मैंने कहा क्या हुआ, अपन तो कभी मिले भी नहीं है। तो उन्होंने बोला कि आप इंडिया से है ना। मैंने कहा हाँ।
तो वो पाकिस्तान की फैमिली थी और कई साल पहले वहाँ पे शिफ्ट हुई थी। उनकी नानी और दादी इंडिया से थी और वो कह रही है हमने आपका पहनावा देखा, हमें हमारा मुल्क याद आ गया। मैंने कहा ये कितनी अच्छी बात है कि हमें कुछ नहीं बोलना पड़ रहा है लेकिन लोग हमें पहचान रहे हैं, हमारे पहनावे को पहचान रहे हैं। तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है हमारे लिए। तो वापस जब मैं फील्ड में जाती हूँ, मेरी बहनों के साथ में मैं जब बैठती हूँ तो उनको लगता है कि रूमा जी कोई अलग नहीं है, हम में से ही है, हमारे जैसे ही है। तो उनको वो फील होता है कि रूमा जी अगर कुछ कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो उनका भी हौसला बढ़ता है। और ड्रेस में हमेशा मेरी ड्रेस पे हैंडवर्क रहता है, मैं कभी मशीन का वर्क नहीं पहनती हूँ और हम खुद डिजाइन करते हैं। और मेरी बहनों का प्यार है वो मेरी ड्रेस पे, उनके हाथों की मेहनत हमेशा रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। रूमा जी, बस जाते जाते आपका एक लास्ट संदेश आज की महिलाओं के लिए, आज की बहनों के लिए, आज की लड़कियों के लिए एनडीटीवी के मंच से। देखिए, जो परेशानी मुझे मेरे लाइफ में आई है, जिस तरीके से मेरी 8वीं में स्कूल छूट गई, मैं आगे नहीं पढ़ पाई, आज भी बच्चों की स्कूल छूट जाती है, वो 10वीं में या 12वीं में आगे पढ़ना चाहती है लेकिन स्कूल दूर होने के कारण या आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आने के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो उनके लिए हम एक स्कॉलरशिप की व्यवस्था करते हैं। हर साल हमारा ये प्रोग्राम रहता है, ये 5वां साल है। लगभग हमने 85 लाख रुपए शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित कर दिए हैं। और इस साल अभी हमारा 10 तारीख को जोधपुर में ही प्रोग्राम होने जा रहा है। और इस प्रोग्राम में मैं आप सभी को इनवाइट करती हूं कि आप भी आइए। और ये अभी 1 करोड़ प्लस हमारा शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित हो जाएगा और लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा हमने शिक्षा और खेल के क्षेत्र में बच्चों को समर्पित किए हैं। तो मेरी हमेशा प्रयास मेरा यही रहा है कि जो मैंने सहा है वो मेरी और बहनें न सहे, उनके लिए हमेशा प्रयास रहे हैं, चाहे खेल के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो और खास करके अपने रोजगार के क्षेत्र में तो है ही। तो हमेशा मैं महिलाओं को एक संदेश देती हूँ कि महिला का सम्मान करें, सपोर्ट करें, अपने हक के लिए खुद लड़ें। हम सब में कोई ना कोई हुनर जरूर है, तो क्यों ना हुनर के जरिए आगे बढ़े, स्वावलंबी बने। अगर खुद पे विश्वास है तो खड़े रहें, अड़े रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने का।